14वें दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो, जो तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने 1989 में तिब्बत की आजादी के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और 2023 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो दलाई लामा जिसे टाइम्स मैगजीन ने गांधी के बच्चों में से एक और गांधी के अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम दिया था, जो भारत में शरणार्थी के रूप में निवास करते हैं। एक वक्त था जब तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लगभग 63 साल पहले दलाई लामा को अपने देश तिब्बत से भागना पड़ा और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। दलाई लामा सन 1959 से भारत में रह रहे हैं और तब से तिब्बत के ये आध्यात्मिक नेता भारत की राजनीतिक शरण में हैं। आखिर दलाई लामा भारत कैसे आए? तिब्बत को चीन हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है। विस्तारवादी चीन ने साल 1907 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत में अपनी चौकियां बना ली। लेकिन सन 1913 में राजतंत्र के खत्म होने के बाद तिब्बती लोगों ने चीन की चौकियों को तोड़ दिया और उन्हें तिब्बत से भगा दिया। लेकिन सन 1933 में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद साल 1937 में 14वें दलाई लामा के रूप में तेंजिन ग्योत्सो को तिब्बत का उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन पूरी तरह से तैयार न होने के कारण उन्होंने साल 1950 में अपनी जिम्मेदारी संभाली। तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। चीन ने 1950 में तिब्बत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और चीन का इरादा था कि दलाई लामा तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार कर लें, पर इसके लिए दलाई लामा तैयार नहीं हुए और सन 1951 में चीन और दलाई लामा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत तिब्बत में दलाई लामा की सरकार तो रहेगी, लेकिन तिब्बत पर चीनी सरकार का अधिकार रहेगा। धीरे धीरे चीन ने तिब्बत के मामलों में पूरी तरह दखल देना शुरू कर दिया। वैसे तो दलाई लामा के 2 महल थे, एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए, लेकिन कहीं भी आजादी नहीं थी। सब कुछ चीन के आदेश पर होता था। इसलिए तिब्बत में विद्रोह की आवाज उठने लगी थी और उसे दबाने के लिए चीनी सैनिक हर समय तिब्बत में मौजूद रहते थे। तिब्बत में हालात बिगड़ते जा रहे थे। चीनी सैनिकों ने तिब्बत की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया और चीनी सैनिकों के अत्याचार के विरोध में तिब्बत की जनता ने विद्रोह कर दिया। तिब्बतियों के विद्रोह को देखते हुए चीनी सरकार ने दलाई लामा से कहा कि वे अपने सैनिकों को तिब्बतीय विद्रोहियों को कुचलने का हुक्म दें, पर दलाई लामा ने विद्रोहियों को बुद्ध का हवाला देते हुए हिंसा त्यागने के लिए कहा और अपने सैनिकों को उनके सामने नहीं उतारा। चीन समझ गया कि दलाई लामा इस तरह नहीं झुकेंगे। तब चीन ने एक अलग तरकीब सोची। चीनी सरकार ने दलाई लामा को बीजिंग एक समारोह में आने के लिए कहा, लेकिन चीन की शर्त थी कि वे बिना किसी सुरक्षा के आए। लेकिन दलाई लामा के एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त और सलाहकार हेरचिक हरेर चीन की चाल समझ गए और उन्होंने दलाई लामा से कहा कि अगर वे बीजिंग गए तो हमेशा के लिए बंधक बना लिए जाएंगे और वह कभी तिब्बत वापस नहीं आ पाएंगे। तब दलाई लामा ने यह तय किया कि वह इस समारोह में नहीं जाएंगे और उन्होंने यह बहाना बनाया कि लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके लिए अपने महल से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वह इस समारोह में नहीं आ पाएंगे। दलाई लामा के नजदीकी सलाहकारों ने तय किया कि दलाई लामा को तुरंत तिब्बत छोड़ देना चाहिए, पर सवाल था कि चीनी सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर निकलें कैसे और निकलें तो फिर जाएं कहां। तब सबने मिलकर तय किया कि दलाई लामा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो है भारत, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी हफ्तों का सफर करना पड़ता था। उधर अमेरिका में गिनी CIA की एक यूनिट जो तिब्बत टास्क फोर्स का हिस्सा थे, ग्रीनी ने तुरंत एक संदेश तैयार कर भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास पहुंचाया। इस संदेश में परमिशन मांगी गई कि दलाई लामा भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दलाई लामा को भारत की सीमा में प्रवेश करने की सहमति दे दी। इधर दलाई लामा 17 मार्च 1959 को तिब्बत की कैपिटल लहसा से पैदल चल दिए और उन्होंने एक सिपाही का भेष धारण किया ताकि चीनी सेना दलाई लामा को पहचान न सके। उनके साथ उनकी माँ, छोटे भाई बहन और कुल 20 अधिकारियों के साथ दलाई लामा ने तिब्बत से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की
और वह हिमालय के रास्ते भारत की ओर निकल पड़े। दलाई लामा को हर समय खतरा बना रहता था क्योंकि चीनी सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। इसलिए दलाई लामा केवल रात में ही यात्रा किया करते थे और वो भी बिना टार्च या मशाल जलाए। वे दिन में तिब्बती गांव में छुप जाते थे। अगले 2 दिनों तक पूरी दुनिया में किसी को यह खबर नहीं थी कि दलाई लामा आखिर कहाँ हैं। कई लोग मान चुके थे कि उनकी मृत्यु हो गई है। चीनी सैनिक दिन रात उनकी खोज में लगे रहे, लेकिन 26 मार्च को दलाई लामा मैकमोहन लाइन से सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर थे और वह झोरा गांव होते हुए कारपो दर्रे तक पहुंच गए। कारपो दर्रे की सबसे ऊंची बिंदु पर पहुंचते ही एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है तो दलाई लामा समझ जाते हैं कि चीनियों को उनकी खबर लग गई है। तब किसी भी वक्त दलाई लामा और उनके लोगों पर हमला हो सकता था। दलाई लामा जल्द से जल्द भारत पहुंचना चाहते थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में असम राइफल की एक आउटपोस्ट हुआ करती थी। भारत सरकार ने यहां अधिकारियों को भेजकर निर्देश दिया कि दलाई लामा को सम्मानजनक रूप से भारत में प्रवेश होने दिया जाए और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत की सीमा में दाखिल हुए। उधर तिब्बत में 19 मार्च 1959 को चीनी सैनिकों ने ल्हासा पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना और स्थानीय लोगों के बीच हुए संघर्ष में करीब 2000 लोगों की जानें चली गईं। इसी दौरान दलाई लामा के महल पर करीब 800 गोले दागकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके बाद तिब्बत की सरकार को भंग कर दिया गया और तिब्बत को पूरी तरह चीन में मिला दिया गया। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को टेलीग्राम दिया कि असम राइफल की आउटपोस्ट से दलाई लामा को तवांग भेज दिया गया है, जिससे कि वो आराम कर सकें। अपनी आत्मकथा में दलाई लामा लिखते हैं कि भारत में उनका अच्छा आदर सत्कार हुआ और बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वह आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ हफ्ते तवांग में रहने के बाद दलाई लामा अपने परिवार सहित मसूरी पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से हुई और दलाई लामा ने नेहरू से 8000 तिब्बती शरणार्थियों को भारत में आने की मंजूरी मांगी और इस बात पर नेहरू सहमत हो गए। इसके बाद तिब्बत से हजारों लोग भारत आए और यहाँ अलग अलग इलाकों में बस गए। आगे चलकर दलाई लामा ने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार का गठन किया और फिर वह कभी लौटकर तिब्बत नहीं गए। तिब्बत में आज भी उनकी तस्वीर रखना अपराध माना जाता है। तो यह रही धर्मगुरु दलाई लामा के भारत में आने की और शरण लेने की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।